सो आई एम बैक। अब हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर है, इकोनॉमिक्स चैप्टर का। थर्ड चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया था। अब हम करेंगे 3B। ठीक है, 3B चैप्टर। ये चैप्टर किस बारे में है ये हमारा मैराथन लेक्चर चालू है। सो वी आर टेकिंग ओवरव्यू। जितना हो सकता है मैं उतना इन डेप्थ जाने की कोशिश करूँगा। लास्ट हमने 3A चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे में ख़त्म कर दिया था। अब हम देखेंगे थर्ड बी, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी लास्ट चैप्टर में हमने ये तो देख लिया कि प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिमांड कम होती है, बट कितने से कम होती है ये स्पेसिफाई किया था क्या? नहीं। तभी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है कि कितने से प्राइस कम होगी, कितने से प्राइस बढ़ेगी, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ये होप दैट इज़ क्लियर। ओके, सो रेडी, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। प्रीवियस चैप्टर में क्या दिखा रहा था? इनवर्स रिलेशनशिप था बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप था। ओके, अभी उसने हमको ये नहीं बताया था प्रॉफिट कितने क्वांटिटी में चेंज हुआ है, कितना न्यूमेरिकल वैल्यूज था, हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बताएगा ये चैप्टर हमें। ठीक है, तो ये प्रोफेसर किसने एक्सप्लेन किया है? यहाँ पे भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ही है। सेम अपना प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? लेट्स सी। अब डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी थोड़ा या उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी जो थोड़ा या ज़्यादा कम हो सकता है। फिर प्राइस घटने की वजह से भी क्वांटिटी जो है वो थोड़ा या तो ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अभी टाइप्स देखेंगे। इलास्टिसिटी कंसेप्ट क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो अभी उसके टाइप्स देखेंगे हम लोग कि इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, फर्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड क्रॉस इलास्टिसिटी, एक है प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इनकम नाम हमें खुद से ही बता रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन विद इनकम है। ठीक है, जितना आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आपको फ़र्क ज़्यादा रहेगा इलास्टिसिटी का। ठीक है, पहले जो क्रक्स है मेन वो रीड कर लेते हैं। इट रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम आप ओनली। बस आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आपका जो डिमांड है जो बढ़ गया है, ठीक है, उसके बारे में बात करेगा कौन? इनकम इलास्टिसिटी। प्योरली इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड में हुआ चेंज, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर है? अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। बाकी अदर सब फैक्टर्स और प्राइस सब कुछ क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ठीक है, चेंज कहाँ पे होगा? आपका प्राइस में चेंज होने वाला है, ये हाँ इनकम में चेंज होने वाला है। सो इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फ़र्क आ रहा है वो हम देख रहे हैं। ओके गाइज, आप लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट अभी रात के सुबह हो गए, 4:45 हो गए हैं। इसके पहले का लेक्चर भी मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। सो आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाए और आप पढ़ाई करें। ओके, थोड़े चीज़ों की वजह से मिस आउट मत करना। और एग्ज़ाम अभी देखते देखते दिन भी अभी ऑलमोस्ट आपके 116 दिन बाकी है पेपर के लिए। सो डोंट मिस इट एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से ढंग से करना। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आया, डाउट आया तो आई एम देयर विथ यू। चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे परसेंट का वर्ड यूज़ किया है, बस क्वांटिटी जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला गया है, द वर्ड परसेंटेज इज यूज। ठीक है, कितने परसेंट से तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ है, तुम जैसे कितने परसेंट से तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड तुम जो कर रहे हो कितने परसेंट से चेंज हुआ है, डिवाइड बाय तुम्हारी इनकम कितने परसेंट से चेंज हुई है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वाई। वाई मतलब क्या? इनकम का डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चेंज। ठीक है, डेल्टा क्यू मतलब क्या? क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। और डेल्टा वाई मतलब क्या? आपके इनकम में कितना चेंज आया है उसको। ठीक है, उसका परसेंटेज लेना है। सो फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा अपना? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। मतलब डेल्टा क्यू मतलब क्या? जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है डिवाइडेड बाय तुम्हारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी रहेगी वो। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय आपकी इनकम जो है वाई, मतलब क्या, इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम, पहले जो इनकम थी आपकी ओरिजिनल वो वाली इनकम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, आपके इनकम में कितना चेंज आया है वो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, समझो आपकी इनकम कितने से चेंज हो गई होगी, समझो आपकी इनकम यहाँ पे एग्जांपल चल रहा है, ओके गाइस। समझो इनकम 10 की थी, इनकम बढ़ के हो गई है 15, राइट। और आपकी डिमांड जो था, डिमांड पहले कितने का था, समझो फॉर एग्जांपल 20 का डिमांड था, जब चेंज होके हो गया 30 का डिमांड हो गया, ठीक है। इनकम आपकी इनकम, और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, QTY मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में कैसे यूज़ करोगे, पहले तो डेल्टा Q मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है वो देखो, क्वांटिटी सी किधर है, क्वांटिटी अपनी सी, क्वांटिटी डिमांडेड में ये 20 था, 20 से लेके कितने पे गया, 30 पे गया, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा Q मतलब कितना, 20 से लेके 30 पे गया है, मतलब 10 का चेंज है, चेंज कितना 10 का है, डिवाइडेड बाय Q मतलब क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी, पहले कितना क्वांटिटी था अपना, दिख रहा है यहाँ पे 20 का, सो ये 20 आएगा यहाँ पे, परफेक्ट। मल्टीप्लाइड बाय वाई मतलब ओरिजिनल इनकम, आपकी पहले की इनकम ओरिजिनली कितनी थी, दैट्स इट, पहले ओल्ड इनकम 10 की थी, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय अब कितने की है, डेल्टा चेंज मतलब क्या, अब कितने की आपकी इनकम है, 15 की है। तो इनकम किससे चेंज हुआ है, डेल्टा, दैट मीन्स कितने से चेंज हुआ है, 10 से लेके 15 पे गया है, सो इट सीम्स ये 5 से चेंज हुआ है, समझा फॉर्मूला, परफेक्ट। नेक्स्ट अभी यू शुड नो क्या, इनकम इलास्टिसिटी में सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम, और क्या है, जीरो इनकम है। पॉजिटिव मतलब क्या, नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज इन इनकम। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, इनकम बढ़ गई है, डिमांड भी बढ़ गई है, ये पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, इनकम बढ़ी है, अपनी डिमांड भी बढ़ रही है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई है। गिफन गुड्स, FC ये बोला था हमने, FS बोला था फैशन स्ट्रीट का, इंफीरियर गुड्स विच डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप वहाँ पे लोकल क्वालिटी टी शर्ट से तो कपड़े नहीं खरीदोगे, यू विल गो फॉर ब्रांडेड बिकॉज यू हैव मनी इन योर पॉकेट, ठीक है। फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे कि नेसेसरी गुड्स हो गए, आप घर में समझो खाना बनाते हुए सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, नमक, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या आप नमक ज़्यादा मंगाओगे क्या, जो जितना बॉडी को लग रहा है, जितना फैमिली में नमक का यूज़ हो रहा है उतना ही यूज़ होने वाला है। सो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम कितने से भी बढ़ने दो, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो सेम रहने वाली है, मतलब डिमांड में क्या फ़र्क नहीं आएगा, ओके। सो पॉजिटिव मतलब अच्छा खासा फ़र्क है, पॉजिटिव है, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गया। नेगेटिव, इनकम बढ़ा, डिमांड कम हो गया, गिवन पैराडॉक्स वाले गुड्स, ठीक है। उसके बाद आएगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब क्या, इनकम कितना ही बढ़ने दो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्लियर है गाइस। सो इनकम हो गया। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, दिस गोज फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, दूसरे के प्राइस में चेंज, दूसरी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से इस कम्युनिटी में कितना फ़र्क आया, जैसे चाय और कॉफ़ी हो गई, ठीक है। अब कॉफ़ी के प्राइस में चेंज हुआ, उस वजह से चाय की डिमांड तो बढ़ जाएगी, तो कितने से बढ़ेगी चाय की डिमांड, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो इसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है, कंसेप्ट क्या है, क्रक्स क्या है मेन आंसर का, वो तो आपको समझ गया होगा। सो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, दूसरे प्राइस, जैसे कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने की वजह से चाय की क्वांटिटी में कितना फ़र्क आया है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, दैट गोज फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी, ठीक है। ये ए क्या हुआ हमारा, समझिए ए हो गया टी, ठीक है। टी के डिमांड में कितना चेंज हुआ, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, बी क्या हो गया अपना कॉफ़ी, क्लियर है। कॉफ़ी के प्राइस में चेंज होने की वजह से चाय के डिमांड में कितना डिफरेंस आया है वो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी माना जाएगा, ओके। अब इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ डेल्टा क्यू ऑफ ए को क्या था मेरा, ए मतलब चाय, तो डेल्टा क्यू मतलब चाय की क्वांटिटी डिमांड में कितना डिफरेंस आया, ठीक है। अभी वापस एग्जांपल दो ना, आई होप सो अभी आपको समझ जाएगा, दिस इज अ मैराथन लेक्चर, ओके। रेगुलर होता तो हर चीज़ में एग्जांपल के साथ ही हम चलते हैं, तो जिससे मैराथन लेक्चर तो हर चीज़ में एग्जांपल लेना मुश्किल होगा, लाइक सॉल्व करना है ना। सो डेल्टा क्यू मतलब क्या, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, किसके क्वांटिटी में,
ए मतलब कौन, ए मतलब चाय था, ठीक है। तो चाय की क्वांटिटी में जो चेंज हो कितने से हुआ, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए, ओरिजिनल क्वांटिटी। चाय पहले कितना डिमांड था चाय का, पहले चाय का कितना डिमांड था, चेंज होने के बाद नहीं, पहले वाला, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बी, मतलब कॉफ़ी की प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, पहले कॉफ़ी की प्राइस कितनी थी, डिवाइड बाय डेल्टा पी। अब चेंज होने की वजह से कॉफ़ी के प्राइस में चेंज जो हुआ वो कितने से चेंज हुआ है, उसको हम बोलेंगे डेल्टा पी ऑफ बी, ठीक है। क्लियर है, होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस में आप अगर देखा आपने, तो अगर क्रॉस में मतलब यहाँ पे पहले तो क्वांटिटी के बारे में बात चलेगी, यहाँ पे डेल्टा है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट में यहाँ पे डेल्टा है, राइट। इनकम इलास्टिसिटी में भी हमने देखा होगा, यहाँ पे डेल्टा है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट में डेल्टा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। जहाँ पे फर्स्ट रेशो में न्यूमरेटर में डेल्टा है तो दूसरे रेशो में डिनोमिनेटर में डेल्टा जाएगा, ठीक है। बस वहाँ पे इनकम है, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस वगैरह और क्वांटिटी के बारे में बात चल रही है। होप सो इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट एक थर्ड टाइप आता है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी नाम से इटसेल्फ हमें समझ में आ रहा है, इट्स इलास्टिसिटी दैट मीन्स डिफरेंस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इट्स अ डिफरेंस इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। लेट्स सी, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही इसे बताया है, एक्सप्लेन किया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे फाइनली, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू। डेल्टा क्यू मतलब क्या, क्वांटिटी कितने से चेंज हुई है, कितना डिफरेंस है, वो डेल्टा क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी पहले कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय पी। पी मतलब क्या, नॉर्मल प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस था पहले, ठीक है, प्राइस चेंज होने के पहले का प्राइस, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या, प्राइस कितने से चेंज हुआ है वो। क्लियर है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, इधर डेल्टा है तो ऑपोजिट में यहाँ पे डेल्टा है। और पहला रेशो जो रहेगा हमेशा क्वांटिटी का रहेगा, याद रखना, पहला रेशो हमारा क्वांटिटी के ऊपर रहेगा। 2 मार्क्स के आसपास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में, भी प्रिपेयर्ड। अब प्राइस इलास्टिसिटी में अलग अलग प्रकार के टाइप्स भी है, हमने देखा था। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली मीन्स इसका जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी है, थोड़ा सा भी आप प्राइस में चेंज, अब ये एक्चुअल में रियल लाइफ में इतना होता नहीं है बट ठीक है तो पढ़ना है, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में इन्फिनिटी चेंज है, डिमांड का चेंज कभी रुकेगा ही नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है। स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस, ठीक है, स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इन्फिनिटी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। इन्फिनिटी चेंज लेके आ गए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था वो अगर हमने यूज़ किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। मतलब इसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है। लेट्स सी द ग्राफ। ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, ग्राफ पे भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस में क्या हुआ है, प्राइस ये था, ठीक है। डिमांड कर्व जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट शेप जा रहा है, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ, डिमांड कर्व क्या है सी, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कहीं पे स्ट्रेट जा रहा है, कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर है, होप सो इट्स क्लियर। समझो प्राइस पहले यहाँ पे होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है तो डिमांड में इन्फिनिटी फर्क है, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब जहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी चेंज है, फर्क ही नहीं है, मतलब डिमांड चेंज होते जा रहे हैं, इन्फिनिटी चेंज है। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होगा, नो इफेक्ट। आप प्राइस चेंज करो, डिमांड में नो इफेक्ट, ठीक है। व्हेन अ परसेंटेज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट, उसको अपन ज़रा सा बादल बना देंगे, नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज करने से फर्क, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं है। नमक वाला एग्जांपल हमारा, नमक हम जितना चाहिए उतना ही खाने वाले हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब इस, अरे वो ग्राफ का ठीक है बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। ये सिचुएशन क्या रेयरली अकर्स। फिर यहाँ पे उसका ग्राफ दिया है, सी ग्राफ में क्या किया उन्होंने, प्राइस ओरिजिनली ये था, डिमांड ये था, राइट। फिर प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया, फिर भी डिमांड इधर ही है, सेम लेवल पे। प्राइस घटा दिया, फिर भी डिमांड इधर ही है, सेम लेवल पे। मीन्स डिमांड कब क्या है,
ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, दिखा आपको, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पे डिमांड कर्व हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखेंगे आप तो ये जो लाइन है ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, मतलब सीधी लाइन है, और किसको पैरेलल है, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है ना। सो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर। तो अभी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने देखा जो इन्फिनिटी वाला यहाँ पे देखा था, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सोई हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगा तो सोई हुई लाइन है, याद रखना, सोई हुई लाइन है मतलब किसको पैरेलल रहेगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, मतलब क्या, वर्टिकल लाइन रहेगी। और स्ट्रेट लाइन मतलब किसको पैरेलल रहेगी, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। ठीक है, ये दो टाइप्स देखा, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। अब थर्ड टाइप पे जाएंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अभी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, अब जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज करोगे एग्जैक्ट द सेम परसेंटेज से आपका डिमांड चेंज होगा, एग्जैक्ट वन ऑन। इसका आंसर क्या था, इलास्टिसिटी, इसका आंसर है 1। ठीक है, इसका परफेक्टली इलास्टिक का आंसर इन्फिनिटी था, परफेक्टली इलास्टिक का आंसर 0 था, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक मतलब एग्जैक्ट 1, मतलब जितने से आप प्राइस चेंज करोगे उतने से ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगी परसेंटेज से। ठीक है, व्हेन अ परसेंट चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, सेम टू सेम। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, सेम टू सेम, सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, 50% फॉल इन प्राइस होगा तो 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा, समझा, उतने से ही दिक्कत सेम। अभी इसका आंसर विल बी 1। डायग्राम देखो इसका, अभी आप यहाँ पे प्राइस यहाँ पे था, सी प्राइस यहाँ पे एक बॉक्स है ये, बराबर, ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स से प्राइस उतर गया, बराबर। इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड था इतना, बराबर। अभी प्राइस एक बॉक्स से उतर गया, डिमांड सी एक बॉक्स से बढ़ गया, एग्जैक्ट एक बॉक्स से ही बढ़ा है, प्राइस उतर गया, डिमांड विल बी हियर। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसे बन रहा है, सी यहाँ पे ये डिमांड कर्व बन रहा है। सो व्हाट विल बी द डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब जहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी 1 तो इट विल बी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका नाम क्या रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका आंसर है 1, एंड इसका जो कर्व रहता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। ये रे फर्स्ट देखा परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक नो फर्क डायरेक्टली 0, थर्ड देखा हमने यूनिटरी इलास्टिक एग्जैक्ट सेम टू सेम फर्क। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब मोर, इसकी जो आंसर है विल बी मोर देन 1। ठीक है, मतलब आप जितने से भी प्राइस चेंज करोगे उससे ज़्यादा का डिमांड को फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 10% से प्राइस चेंज किया है तो डिमांड को 20% से फ़र्क पड़ेगा, मोर देन दैट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मोर देन 1, इट विल बी मोर देन 1। ओके, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल भी 50% प्राइस में फॉल हुआ तो 100% क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा है, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफ क्या है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू बिफोर। ग्राफ क्या है, सी ये प्राइस पे डिमांड कहाँ था, ये वाला डिमांड था, प्राइस थोड़ा उतर गया, सी एक बॉक्स से उतरा है, बराबर, एक बॉक्स ही है ये, एक बॉक्स से प्राइस उतर गया, क्वांटिटी डिमांडेड देखो 2 बॉक्स से बढ़ गया, 2 बॉक्सेस से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है। प्राइस तो एक बॉक्स से ही कम हुआ पर क्वांटिटी डिमांडेड 2 बॉक्स से बढ़ गया है। होप सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो इसका ही उल्टा रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक इस मतलब क्या, जितने से भी आप प्राइस चेंज करोगे ना उससे कम फर्क डिमांड को पड़ेगा। जैसे कि समझो आपने प्राइस चेंज किया 50% से, 50% से आपने प्राइस को हाइक कर दिया समझो, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो 50 नहीं समझो 30% से बढ़ गया, उतर गया, आई मीन 30% उतर गया, मतलब लेस देन दैट। प्राइस समझो आपकी बढ़ गई, अलग एग्जांपल है, वन मोर एग्जांपल, प्राइस आपकी बढ़ गई समझो 20% से, सो डिमांड घटेगी 10% से, समझा, लेस। And the percentage change in price leads to less than proportionate change in the quantity demanded,
द डिमांड इज सेट टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल दिया है 50% फॉल इन प्राइस रहा तो 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? क्लियर है? इन इलास्टिक मतलब क्या? लेस देन 1, फर्क ज़्यादा नहीं है ना, लेस देन 1 है। एग्जाम्पल के हिसाब से क्या दिया था? 50% फॉल इन प्राइस है, प्राइस अपना 50% से उतर गया है, जो डिमांड कितने से बढ़ा? 25% से डिमांड बढ़ा, कम है ना, 50 से तो 25 कम है, सो इसलिए इलास्टिसिटी क्या रहेगी? लेस देन 1 रहेगी। अब देखेंगे इसका ग्राफ देखेंगे। सी पहले ये प्राइस था, डिमांड विल बी, ये थी डिमांड, अब एक बॉक्स से प्राइस उतर गई, समझा? एक बॉक्स से प्राइस उतरी पूरी, और लेकिन डिमांड जो है ना सी हाफ बॉक्स से ही बढ़ा है। प्राइस उतरी एक बॉक्स तक और डिमांड हाफ बॉक्स ही बढ़ा है, कम। सो इसका आंसर क्या रहेगा? लेस देन 1। और इसका जो कर्व है, कर्व डिमांड कर्व डी डी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ठीक है, पर इसको हम इनके लैंग्वेज में क्या दिया है? स्लोप क्या है? स्टीपर स्लोप। डिमांड के कर्व को क्या होगा? स्टीपर स्लोप, एग्जैक्टली स्टीप है, आप देख सकते हो पूरा स्टीप है वो, तो इसे है स्टीपर स्लोप। ओके, सो लेट्स रिवाइज। पहले क्या देखा था? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तीसरे में क्या फर्क ही नहीं पड़ता, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, बराबर। उसके बाद चौथा क्या देखा था? यूनिटरी डिमांड था। फिर चौथा क्या देखा था हमने? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मोर देन 1, ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। फिर क्या देखा? पांचवा क्या देखा? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, कम फर्क पड़ रहा है, लेस देन 1 होगा इसका नंबर, ठीक है, कम फर्क पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? होप सो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स। आगे क्या है? मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर सेवरल मेथड्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स इसके बाद देखेंगे। अब कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। वॉइस थोड़ा सा टेक्निकली एरर हुआ था, सो लेक्चर अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप सो वॉइस वगैरह सब क्लियर होगा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या देखना था, वो मेथड्स हम लोग बाद में देखने वाले थे। अब हम लोग क्या देखने वाले? सबसे पहले तो हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ओके, सबसे पहला फैक्टर आएगा आपका नेचर ऑफ कम्युनिटी। नेचर क्या है उस फैक्टर का? ठीक है, नेचर ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी आप कंज्यूम करने वाले हो उस कम्युनिटी का नेचर कैसा होगा? बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कम्युनिटी नेसेसरी वाला है, कंफर्ट का है, या तो लग्जरी का है। 3 टाइप्स है, एक तो इधर नेसेसरी है, कंफर्ट है, लग्जरी है। डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फूड ग्रेन्स हुआ, मेडिसिन हुआ, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। नेसेसरी गुड्स जो है, फूड ग्रेन्स, बुक्स एक्सेट्रा इनका जो डिमांड है ये यूजुअली इन इलास्टिक रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे प्राइस चेंज से। बिकॉज आपको फूड ग्रेन्स अभी खाना है तो खाना ही पड़ेगा, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर कंफर्ट और लग्जरी के गुड्स रहेंगे, लाइक कार हो गया, परफ्यूम हो गया, तो इसका डिमांड जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। कंफर्ट की चीज़ें हैं, कार, परफ्यूम वगैरह, तो यहाँ पे आप 2-3 बार सोचोगे प्राइस बढ़ा है तो लेना है कि नहीं लेना है कि क्या करना है, आप 2-3 बार इसके बारे में क्लियरली सोचोगे। ओके, पहला क्लियर है नेचर ऑफ कम्युनिटीज। सेकेंड फैक्टर कौन सा है जो इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा? दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी को फर्क पड़ना ही है। डिमांड फॉर कम्युनिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, जब मार्केट में सब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप सोचोगे ना, जैसे कि आप समझो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में ले लो, थम्स अप एंड कोका कोला, 2 टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। अब थम्स अप की प्राइस अगर हाइक हो गई है तो आप 2 बार सोचोगे ना कि बाबा मुझे स्प्राइट सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, देन व्हाई टू गो फॉर थम्स अप, इवन आई कैन गो फॉर स्प्राइट्स। ठीक है, सो ये हो सकता है आपका। अब सो सब्स्टिट्यूट अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, तो आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इलास्टिसिटी विल बी फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस एंड शुगर कैन एक्सेट्रा। ठीक है, ये ज़्यादा इलास्टिक रहेगा, लेमन जूस और शुगर कैन जूस। लेमन जूस अगर प्राइस हाइक हो गया तो लोग क्या करेंगे, शुगर कैन का जूस पियेंगे, एंड वाइस वर्सा। बट कम्युनिटी जिसका नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, जैसे कि क्या बोला सॉल्ट, डिमांड विल बी इन इलास्टिक। जैसे कि सॉल्ट हुआ, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके प्राइस चेंज से।
ठीक है। फिर नंबर ऑफ यूज, आप इसका कितना यूज़ कर रहे हो, मल्टी यूज़ है क्या सिंगल यूज़ है। सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। सिंगल यूज़ है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मल्टी यूज़ है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब बढ़ रहा है तो पब्लिक हाइपर हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है सेवरल यूजेस है हमारे पास, एक ही यूज़ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, दे दिया कोल इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का रहेगी ज़्यादा रहेगी हमारी। ओके, और जिसका सिंगल यूज़ है कि एक बार यूज़ कर दिया बाद में दैट्स इट, तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट मेक्स डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। हैबिट्स को जैसे डिमांड जो है वो इनइलास्टिक, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हो गया अल्कोहल हो गया, या तो एनी एडिशंस यू हैव, सिगरेट और एनीथिंग। सो एक्चुअली दिस आर नॉट गुड थिंग्स, बट इफ़ यू हैव, तो ये क्या यहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, अब ड्यूरेबल गुड्स जो है तो रिलेटिवली इलास्टिक फ़र्क है, अगर वो ज़्यादा ड्यूरेबल है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको कि बाबा लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है। एग्जाम्पल क्या है, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। पर पेरिशेबल गुड्स रहेंगे तो इनइलास्टिक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, समझो आप टीवी खरीदने गए, अभी टीवी इज़ अ ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या 2 दिन में आप वापस नया लेके नहीं आने वाले हो, इसे ड्यूरेबल आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे, तो आपको पता है ये मैं लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाला हूँ। सो यू विल थिंक अबाउट इट बिफोर परचेसिंग इट, कितना प्राइस है, व्हाट्स इज फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज़ चेक करोगे। मेन बेसिकली प्राइस चेक करोगे, ज़्यादा प्राइस होगा तो यू विल चेक फॉर अनदर ब्रांड। बट यही अगर पेरिशेबल गुड्स है, मिल्क, वेजिटेबल्स, या तो कोई फ्रूट्स हो गया, बनानाज हो गए, ये पेरिशेबल है, ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, यू विल परचेज द गुड्स। ओके, सो वहाँ पे पेरिशेबल गुड्स के केस में डिमांड विल बी इनइलास्टिक। होप सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एक साथ, विथ अनदर कमोडिटी सेटिस्फाई सिंगल वन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे गुड्स जो कंजंक्शन मतलब साथ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार और पेट्रोल दोनों को साथ में यूज़ करने वाले हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स में लीड टू राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके मोबाइल का प्राइस अगर कम हो गया तो पीपल विल परचेस मोर मोबाइल्स, प्राइस हैज़ ड्रॉप। अभी मोबाइल लिया है तो आपको सिम कार्ड तो लेना ही पड़ेगा फॉर कॉलिंग एंड एक्सेट्रा। सो मोबाइल के प्राइस के कम होने की वजह से सिम कार्ड का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है। ओके, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक विद द कंज्यूमर हाई इनकम। अगर उसके पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ का अगर प्राइस बढ़ा दिया है तो इतना सोचते नहीं बैठेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक पर्टिकुलर कपड़े समझो ब्रांड है H&M का ब्रांड समझो एग्जांपल के लिए 3000 रुपीज़ का एक शर्ट है उसका H&M का, अब उसको 3500 कर दो, 500 बढ़ा दिया। अब फॉर मिडिल क्लास वगैरह तो अपने को लगेगा यार 500 बढ़ गया है, विल थिंक अबाउट इट। बट जो अपर क्लास जो रिच पीपल है, दे विल नॉट थिंक अबाउट इट। 500 दे विल बी लाइक इट्स ओके, वी कैन परचेस, सो दे विल नॉट थिंक अबाउट इट। सो फॉर रिच पीपल्स द डिमांड इज इन इलास्टिक। ओके, जिनके पास हाई इनकम है, द पीपल हैविंग हाई इनकम, फॉर देम द डिमांड इज इन इलास्टिक। डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड वेरी एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली इफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस। एक तो वेरी रिच, एक तो वेरी पुअर, इनको प्राइस चेंज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पुअर को अभी बहुत पुअर है, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोई चीज़ें, तो समझो बड़ी कार है कोई, तो लैम्बोर्गिनी और उसे समझो लैम्बोर्गिनी, उसका प्राइस चेंज हुआ तो पुअर को क्या फ़र्क पड़ना है, वो थोड़ी खरीदने वाला है, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है, या तो वेरी रिच पर्सन है, उसके थोड़े सा प्राइस चेंज होने से थोड़ा सा कुछ प्राइस चेंज हो तो रिच को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ना है। क्लियर है, दिस वॉज द इनकम पॉइंट। 8वें पॉइंट पर जाएंगे, अर्जेंसी ऑफ नीड। आपको मेडिकल का एग्जांपल दिया था मैंने, फ्रेंड वाला। अब आपको नीड है, बहुत ज़रूरत है, तो आपको प्राइस का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इतना आपका चेंज नहीं होगा डिसीजन आपका। आपको मेडिसिन परचेस करने हैं, आप मेडिसिन परचेस करने ही वाले हो। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, लग्जरी गुड्स विच आर लेस, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का मेडिसिन दे दिया एग्जाम्पल, जिसका अर्जेंट नीड है तो वो इनइलास्टिक रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट लग्जरी गुड्स आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। लग्जरी गुड्स कोई है अलग से, आप कोई लग्जरी गुड्स खरीद रहे हो तो सोफ़ा हो गया, या तो कोई टीवी हुआ, या तो एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका डिमांड इलास्टिक रहेगा, लोग सोच समझ के खरीदेंगे। प्राइस हाइक हुआ है तो लेना है क्या नहीं लेना है, लोग सोच समझ के खरीदेंगे।
बट अगर अर्जेंट नीड रहा तो पीपल विल थिंक, बिल्कुल नहीं, पीपल विल डू नॉट थिंक। अगर अर्जेंट रहा तो पीपल विल टेक इट इमीडिएटली। होप सो इट्स क्लियर। एंड द नाइन्थ point is time period. Okay, elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand. ड्यूरेशन ज़्यादा है, फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा है तो फ़र्क ज़्यादा, ड्यूरेशन कम तो फ़र्क कम। ओके, मीन्स इन इलास्टिक। This is because the consumer can change the consumption habits in long run in favor of cheap substitutes of the commodities. ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे। अब समझो मुझे टीवी खरीदना है, ठीक है, और हाँ टीवी खरीदना है। देयर आर सेवरल कंपनीज, वन प्लस के भी टीवीज़ है, सैमसंग के भी टीवीज़ है, फिर और TCL के भी कोई तो टीवीज़ वगैरह आते हैं। देयर आर मेनी ब्रांड्स। समझो एक टीवी में देखिए अकाई कंपनी का, अकाई भी एक कंपनी है, और थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा है परचेस करने में, और वो टीवी मेरा परचेस करने में टाइम पीरियड ज़्यादा है। मैं बोला थोड़ा सोच समझ के मैं लूँगा टीवी। तो हो सकता, अगर देखो, अगर मैंने गया और मैं सोचा कि ख़रीदना है और मैंने ख़रीद लिया तो डिमांड वुड बी समवेयर इन इलास्टिक, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है, मैं घर पे आया, मतलब सोच के वगैरह देखूँगा, तो मैंने रिसर्च वगैरह किया, तो मेरे को समझा कि अरे सैमसंग का टीवी तो इज़ बेटर देन दैट, एंड्रॉयड टीवी है, सब फीचर्स भी सेम टू सेम और प्राइस भी कम है। मेरा सब्स्टिट्यूट के पास ध्यान गया, ठीक है, तो डिसीजन चेंज हो गया। इस वजह से इलास्टिसिटी का भी चेंज हो जाएगा। होप सो इज क्लियर। अब और एक आंसर है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। हर वक्त आप जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि ये कंसेप्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इस कंसेप्ट का आगे जाके मुझे क्या फ़ायदा है, ये क्वेश्चन आपको खुद को आना चाहिए। अब हम इसके बारे में इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले ये प्रोड्यूसर को इम्पोर्टेंट है। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट। उसको प्राइस डिसाइड करना है। फॉर दिस, पहले रीड कर लेंगे। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, he will fix up a higher price and vice versa. The concept of elasticity of demand is also useful to a monopolist to practice price discrimination. ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है, समझो एक पेन मैन्युफैक्चरर है, पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको अगर समझ गया पेन का जो डिमांड है ये इन इलास्टिक है, लोगों को ज़्यादा प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो प्राइस में क्या करूँगा, हाई रखूँगा। लोगों को वैसे भी प्राइस से इतना फ़र्क नहीं है, सो आई विल सेल दिस पेन फॉर सम, अभी स्टाइलिश है, तो समझो इट्स अ नॉर्मल पेन, सो आई सेल दिस पेन फॉर 100 रुपीज़, बिकॉज लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर इसका डिमांड इलास्टिक है तो फिर मैं सोचूंगा, अगर मैंने इसका डिमांड इलास्टिक है और इसका मैंने प्राइस 100 रुपीज़ रखा तो कोई नहीं खरीदने वाला है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल पेन, सो नो वन विल परचेस, मीन्स वेरी फ्यू पीपल विल परचेस। ओके, सो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये डिटरमाइन करना। ठीक है, हाँ, सो हमने देखा था इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है, इंपॉर्टेंस कितना हम लोग वो देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसरों को किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है। हमने पेन का एग्जांपल लिया था, पेन कितने का सेल करना है, अभी इसकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, इसके ऊपर हम इसका प्राइस सेट करते हैं। ओके, फिर दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सेशन पॉलिसीज। जैसे कि अभी गवर्नमेंट को समझा कोई चीज़ है जिसका डिमांड इन इलास्टिक है, लोगों को प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सो गवर्नमेंट लेवाइज हाई टैक्सेस ऑन इट, लेवी हाई टैक्सेस। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के ऊपर हाई टैक्सेस है, प्लस अपना अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के ऊपर भी हाई टैक्सेस है। लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको याद होगा कुछ नहीं खुला था, बट अल्कोहल के दुकान खुले थे, क्यों, बिकॉज उसके ऊपर हाई टैक्स और गवर्नमेंट को उसके ऊपर से रेवेन्यू मिल रहा था, इसलिए। सो गवर्नमेंट को इसलिए काम को आता है कि कौन सी चीज़ें इलास्टिक है, कौन सी चीज़ें इन इलास्टिक है, जिसके हेल्प से वो टैक्सेशन पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, टैक्सेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट्स इट, वही पॉइंट है। फिर थर्ड, उसके बाद क्या था, इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या थे, बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। अब इसका मतलब क्या, फैक्टर प्राइसिंग, जैसे कि समझो मुझे एक मशीनरी खरीदना है,
मशीन से मैं बनाने क्या वाला हूँ, समझो मैं मशीन से फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक हुआ, नमक, मशीन से मैं नमक बनाने वाला हूँ, मतलब कोई प्रोसेसिंग यूनिट का मशीन है वो। अब सबको पता है सॉल्ट, नमक का जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मशीन बेचने वाला क्या करेगा, मुझे हाई प्राइस में मशीन बेचेगा, ठीक है, बिकॉज उसको पता है कि मैं इसमें से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बिकॉज उसका कितना ही प्राइस में कोट कर सकता हूँ। सॉल्ट का खैर प्राइस बढ़ा नहीं सकते, वो अलग टॉपिक है, बट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वो प्राइस मेरे को मशीन जो है वो महंगे में बेच सकता है। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया वर्कर का। अब वर्कर जो है, जो मेरे पास काम करने वाले लोग हैं, जब उनको समझा कि बाबा जो हमारा मालक है वो क्या बना रहा है, गुड्स इनइलास्टिक गुड्स बना रहा है, तो वर्कर भी क्या करेंगे, ज़्यादा वेजेस दो बोलेंगे, ज़्यादा सैलरीज दो बोलेंगे, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि आपका जो भी यूनिट है, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमोडिटी है, यू कैन सेल इट फॉर हायर प्राइस, बराबर, यू कैन सेल इट फॉर हायर प्राइस, ऑल्सो वर्कर विल डिमांड मोर वेजेस, दैट्स इट। ये पॉइंट था फैक्टर प्राइसिंग के लिए। उसका इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड के लिए भी अभी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट मालूम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। अब आप इंडिया के बाहर कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई इन इलास्टिक चीज़ बेच रहे हो, जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा चीज़ों का, बाबा कि वो महंगा है या सस्ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि समझो मैं शिप से माल भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं आउट ऑफ इंडिया जो भी है उसको बोल दूंगा कि बाबा मैं शिप से ऐसे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आके कलेक्ट कर ले, तो तेरा देख ले। या तो फिर मेरे डॉकयार्ड पे, मुंबई डॉकयार्ड है फॉर एग्जांपल चलते हैं, मुंबई डॉकयार्ड है, यहाँ पे सामान ला के रख दूंगा, बाकी तुम्हारा देख लो, बिकॉज इनइलास्टिक है, डिमांड है, ठीक है। सो वी कैन, जो टर्म्स एंड अभी एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। बट अगर इलास्टिक डिमांड है, कंज्यूमर को फ़र्क बहुत पड़ रहा है, इस वक्त पे मैं प्राइस भी क्या करूँगा, प्राइस भी लोअर रखना पड़ेगा, और हर एक चीज़ मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आसान रखने पड़ेगा। इससे फॉरेन ट्रेड करते वक्त ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो इलास्टिक डिमांड का वाला चीज़ है या इनइलास्टिक डिमांड वाला चीज़ है। जब वो इलास्टिक डिमांड का चीज़ है तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हम मैं पूरा नॉर्मल रखूँगा, ठीक है। कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइजेस भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल OPEC क्या है, हैव इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। ऑयल का कंपनी है पेट्रोलियम वाली, इन्होंने ऑयल के प्राइसेस बार बार बढ़ाई, बिकॉज उसको पता है कि ये इनइलास्टिक डिमांड है, लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग फिर भी खरीदेंगे ही। फिर ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए भी हेल्प आता है, जैसे वो डॉकयार्ड का एग्जांपल लिया था, दैट्स इट। फिर लास्ट 2 पॉइंट्स, पहला है पब्लिक यूटिलिटीज़। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक रेलवेज, जो पब्लिक यूज़ करते हैं, रेलवेज हुआ विच हैव इन इलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन ईदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अभी रेलवेज को इन इलास्टिक डिमांड है, गवर्नमेंट कितना भी प्राइस बढ़ा सकता है, बट इसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए रेलवेज़ को, या तो फिर नेशनलाइज करना चाहिए। जैसे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बस गवर्नमेंट ही रेलवे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, उसे नेशनलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, proportion of expenditure. If the proportion of expenditure in a person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic. Income कम है तो demand will be inelastic. Newspapers, example में क्या लिया है, न्यूज़पेपर लिया है। If the proportion of expenditure is large, then demand for the product is relatively elastic. ठीक है, अगर तुम जो कंज्यूमर जो खर्चा करने वाला है, अब वो न्यूज़पेपर के ऊपर हम छोटा सा खर्चा करते हैं, 5-6 रुपये करते, तो हम लोग इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं, 5 to 6 रुपीज़ एक्सपेंडिचर, सो वी डोंट थिंक अबाउट इट। बट अगर वो लार्ज है, जो एक्सपेंडिचर है इट्स अ बिग अमाउंट, देन इट्स इलास्टिक दैट वी थिंक दैट वी शुड स्पेंड और नॉट, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो गया, पहले गवर्नमेंट को, पहले प्रोड्यूसर को काम को आता है, फिर गवर्नमेंट को काम को आता है, फिर फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी काम को आएगा, उसके बाद फॉरेन ट्रेड्स के लिए भी काम को आने वाला है, फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, रेलवेज का एग्जाम्पल था उसके लिए काम को आता है, और फिर साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब आप खर्चा कितना कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, ठीक है। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने में, एक कंसेप्ट हमने छोड़ दिया था, मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी का, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसका कंसेप्ट देखेंगे। मेजरिंग, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स है, अभी क्या मेथड्स हम देखेंगे। सबसे पहला है रेशो और परसेंटेज मेथड। फर्स्ट मेथड इज रेशो और परसेंटेज मेथड, ओके। रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, यहाँ पे भी अपना प्रोफेसर आ गया, अल्फ्रेड भाई आ गया यहाँ पे भी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय, यहाँ पे मेन पॉइंट है, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑलरेडी हम ऊपर देखा था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो रेशियो में, ये तो मेथड हमने देख के आए थे, ये क्या है, रेशियो मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर देखा था। सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी, परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय परसेंट डेल्टा पी। अभी आपको ऑलरेडी आई थिंक क्लियर है ऑलरेडी। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, प्राइस 20 से लेके क्या हो गया 25, प्राइस बढ़ गई। डिमांड क्या हो गया, पहले 10 का था, कम होकर 9 हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा क्यू लिखा है, मतलब मेरे को बोलो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। सी द क्वेश्चन, क्वांटिटी में टोटल कितना चेंज हुआ। क्वांटिटी यहाँ पे है 10 से गया 9, 1 का चेंज है, तो यहाँ पे आएगा 1, डेल्टा क्यू के जगह 1 आएगा, डिवाइड बाई क्यू। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था चेंज होने के पहले, सी यहाँ पे 10 का क्वांटिटी मांग रहे थे हम लोग, तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय प्री, पी मतलब क्या, ओरिजिनल प्राइस। चेंजेस होने के पहले प्राइस कितना था, वहाँ पे दिया है देखो 20 का प्राइस था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, डिवाइड बाय डेल्टा पी। अब चेंज हुआ तो कितने से चेंज हुआ है प्राइस, सी 20 से किधर गया 25, सो डिवाइड बाय 5। समझा। तो फिर आगे सॉल्व करना होता है, 20 डिवाइड बाय 10 5 50, 0 0 कैंसिल, 2/5 इज द आंसर। समझा। दिस इज द मेथड। और 2/5 को आप अगर सॉल्व करोगे सो विल गेट इलास्टिसिटी 0.4। 0.4 मतलब क्या, वो 1 से कम है। 1 से कम है बोला तो अपने जो मेथड ये टाइप्स देखे थे इलास्टिसिटी के, 1 से कम कौन सा था, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर 1 से ज़्यादा होता तो रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से कम है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, 1 है तो यूनिटरी। समझा, याद आया। उसके बाद रेशो मेथड, आई होप रेशो मेथड पूरा क्लियर होगा आपको। फिर दूसरा आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब आप कितना खर्चा कर रहे थे। प्राइस चेंज होने के पहले आप कितना खर्चा कर रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, प्राइस चेंज होने के बाद आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसके बारे में कैलकुलेशन है। ये भी अल्फ्रेड मार्शल लेके आए थे, ये मेथड भी अल्फ्रेड मार्शल ही लेके आए हैं, हर जगह है ये अल्फ्रेड मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा प्राइस चेंज होने के पहले और प्राइस चेंज होने के बाद आप कितना खर्चा कर रहे हो, उसको हम कंपेयर करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। टोटल खर्चा मतलब क्या हो गया, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि आप चॉकलेट्स लेने गए, ठीक है, चॉकलेट्स लेने गए आप, चॉकलेट्स कितने लिए आपने, समझो फॉर एग्जाम्पल 5 चॉकलेट्स खरीदे आपने, 5। एक चॉकलेट कितने का था, समझो एक चॉकलेट आपको 10 रुपये का था, सो मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना खर्चा हुआ आपका 50। दिस विल बी टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। फिर समझो अभी आपने प्राइस चेंज हुआ, प्राइस 10 का हो गया 12 का हो गया। अब आपने क्या किया, समझो 4 चॉकलेट लेके आए, अभी बजट के क्रॉस चला गया, 4 लेके आए, तो 4 × 12 करेंगे, आंसर कितना आएगा 48। समझा। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी क्या 50 से लेके 48 गई, मतलब क्या प्राइस चेंज होने की वजह से 50 से लेके 48 का एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो अभी उसके भी टाइप से अभी बढ़ाता हूँ आगे, ठीक है। सबसे पहला टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब क्या, मोर देन 1। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले, आउटले मतलब टोटल खर्चा हमारा, ठीक है, इंक्रीजेस, टोटल आउटले इंक्रीज। हमारे एग्जाम्पल में इंक्रीज हुआ क्या, 50 का 48 हो गया, सो ये नहीं आएगा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। उसके हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 है। अगर यही एग्जाम्पल में कंटिन्यू करूँ, 5 चॉकलेट लिया था 10 रुपये के, टोटल था 50, चॉकलेट का प्राइस चेंज हो गया हुआ 12, और अभी भी मैंने 5 ही चॉकलेट लिया है समझो, तो कितना एक्सपेंडिचर हो गया 60। पहले का एक्सपेंडिचर कितना था 50, अब कितना है 60, ज़्यादा हो गया प्राइस चेंज करने की वजह से, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। होप सो इट्स क्लियर। फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, 1। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटलेट डज नॉट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल जो हमारा खर्चा है कांस्टेंट ही रहेगा, कितना भी प्राइस चेंज करो खर्चा हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि समझो एग्जाम्पल के लिए अभी चॉकलेट को ही कंटिन्यू करेंगे। समझो आपने चॉकलेट लेने गए हो, बराबर, चॉकलेट का प्राइस कितना था, अरे हाँ, समझो आपने 4 चॉकलेट खरीदे, एक चॉकलेट कितने का था आपका, 5 रुपये का एक चॉकलेट था, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 20, राइट। अब प्राइस हो गई चेंज, चॉकलेट की प्राइस कितनी हो गई
समझो चॉकलेट की प्राइस हो गई 4, चॉकलेट की प्राइस हो गई 4। अब मैंने क्या किया बाबा, 4 रुपये, मतलब कॉस्ट कम हो गया है। अभी अपन क्या करेंगे, एक चॉकलेट ज़्यादा लेंगे। सो आपने खरीदा 4 की जगह 5 चॉकलेट खरीदा। आपकी अभी भी एक्सपेंडिचर कितना है 20। प्राइस चेंज होने के पहले भी पूरा खर्चा, टोटल खर्चा कितना था 20। प्राइस चेंज होने के बाद भी आपका 20 का ही खर्चा है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एग्जैक्टली 1 इक्वल। ठीक है, फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड जो मैं ऑलरेडी दिया था आपको, ये एग्जांपल ये वाला मैंने गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टोटल आउटले मतलब टोटल खर्चा डिक्रीजेस। चेंज होने की वजह से तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, बढ़ने की जगह कम हो गया। यहाँ पे देखो 50 का 48 हो गया खर्चा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, टोटल आउटले मेथड समझ गया होगा। यहाँ पे चार्ट दिया है आपको, प्राइस देखो 10 से लेके 20 का हो गया, प्राइस बढ़ गया। 10 के वक्त पे प्राइस क्वांटिटी कितना था, 6 का था, तो टोटल आउटले कितना था, 60 रुपये का खर्चा हो रहा था आपका। अब प्राइस 20 हो गया है तो आपने 5 ही खरीदा है, टोटल खर्चा हो गया 100 का, मतलब खर्चा बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगा, और मोर देन 1 होगा मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, राइट। दूसरे केस में पहले 30 रुपये का चॉकलेट था, फिर वो 40 पे गया। 30 का था तो हमने 4 खरीदे, 120 का था। अभी भी 120 का ही खर्चा हो रहा है, सेम खर्चा है। टोटल आउटले दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना है आपका, सेम है, इसलिए इलास्टिसिटी विल बी 1, और उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड सिनेरियो, 50 का चॉकलेट था, फिर 60 का हो गया। पहले 2 खरीद रहे थे, अभी 1 खरीद रहे हो। पहले का खर्चा 100 था, अब का खर्चा कितना है 60, मतलब आपका पहले खर्चा ज़्यादा हो रहा था, अब खर्चा आपका कम हो रहा है। इट मीन्स इलास्टिसिटी लेस देन 1, और लेस देन 1 मतलब क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। होप सो सेकेंड मेथड इज ऑल्सो क्लियर्ड। नाउ ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड एंड द लास्ट मेथड, दैट इज नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड भी बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। लेट्स सी व्हाट इज दिस कंसेप्ट। ये भी अपना प्रोफेसर मार्शल लेके आए थे, हर जगह अपने प्रोफेसर मार्शल है। अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। आपको ज़रूरत पड़ी थी इसलिए ये ज्योमेट्रिक मेथड आया है। अब क्या ज़रूरत पड़ी थी देखते हैं, अदर्स ऑलरेडी 2 मेथड तो थे, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सी रेशियो मेथड और टोटल आउटले मेथड जो 2 मेथड थे, अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जो ग्राफ है हमारा, वो ग्राफ पे कोई भी पॉइंट दिया ना, उस पॉइंट पे इनको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना मुश्किल था। किसको मुश्किल था, रेशियो मेथड को और टोटल आउटले मेथड को, ये मुश्किल जा रहा था, इसीलिए ये मेथड आया फिर ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। इससे ओवरव्यू, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था, ये क्यों आया, क्या आया वगैरह वगैरह। अब ये क्या है हमें वो देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे ग्राफ किधर, इसका ग्राफ सी दिस इज द ग्राफ। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ग्राफ में कोई भी पॉइंट, अब ये डिमांड कर्व है हमारा, इस पर कोई भी पॉइंट मैंने पकड़ा ना, मैं इलास्टिसिटी निकाल सकता हूँ एट एनी पॉइंट। इसी वजह से ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट आया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट। जो भी पॉइंट पकड़ोगे आप सही से कि समझो, मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला पॉइंट पकड़ा है, ये वाला P2। सो ऊपर क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, मतलब क्या, इसके नीचे जो भी पार्ट है वो वाला डिमांड कर्व का रेशो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अपर सेगमेंट मतलब क्या, उसके ऊपर का पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट था इसके ऊपर जितना भी है वो, ठीक है। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ऑप्शन इज क्लियर। अब बात करेंगे पहले लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर मतलब सेम लाइन में है, लीनियर डिमांड कर्व। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट वाई एक्सिस एट ए एंड एक्सिस एट बी। तो डिमांड कर्व को हमने क्या किया, समझो यहाँ तक था तो एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके गए, इधर का एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आए बी तक, ठीक है। सो बी पे अपनी इलास्टिसिटी क्या रहेगी 0, और ए पे इलास्टिसिटी विल बी इन्फिनिटी। समझो बी पे देखो ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सो इलास्टिसिटी हमारा क्या होगा 0 रहेगा, और अगर जब वाई को टच कर रहे हैं तो हमारी इलास्टिसिटी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या अज्यूम किया है, जो डिमांड कर्व है ना पूरा हमारा, वो कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये अज्यूम किया हमने। फिर एक पॉइंट पकड़ा हमने, समझो पॉइंट पी पे,
पॉइंट पी पे हम इलास्टिसिटी निकालना है। वेयर इज द पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी। सो पहले क्या करेंगे हम लोग, पी बी मतलब क्या, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। पी के नीचे कौन है, पी से लेके बी तक का है लोअर सेगमेंट, आ गया लोअर सेगमेंट, डिवाइड बाय अपर सेगमेंट मतलब क्या, पी से लेके ऊपर अपर सेगमेंट। हमने पूरी लाइन को 8 पकड़ा था, 8 मतलब क्या, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल हो गया 8। सो पी के नीचे कितना है 4, पी के ऊपर कितना है 4, 4/4 आंसर इज 1। समझा क्या, आंसर कितना मिला हमें, 1 मिला। सो ये क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया। ओके, फिर अभी पॉइंट P1 के ऊपर निकालना है। सी पॉइंट P1 कहाँ है, ये रहा P1। सो लोअर सेगमेंट क्या है, PB, ये आ गया P1 से लेके B तक, डिवाइड बाय अपर सेगमेंट क्या है, P1 से लेके A तक, राइट। सो यहाँ पे आया P1 से लेके A, 2/6 आंसर क्या आया, 0.33 लेस देन 1 है। ठीक है, होप सो क्लियर है। 10 पॉइंट P1 डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ED क्या है, लेस देन 1 है। फिर उसका दिया और एक एग्जांपल दिया है, वो पढ़ लो। एट पॉइंट A द पॉइंट इज, ये ऑलरेडी मैं बोल दिया आपको, A के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी है, बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0, उसके ऊपर कोई सेगमेंट ही नहीं है ना, पॉइंट A के ऊपर कोई सेगमेंट ही नहीं है, पॉइंट A के ऊपर, तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी बन जाएगा। और पॉइंट B मतलब लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, सो इट विल बी 0, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट अब समझो, अगर जो लाइन है वो नॉन लीनियर है, मतलब जो तुम्हारा डिमांड कर्व बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ी वगैरह लाइन है, तो क्या करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिमांड कर्व में ये जो टेढ़ी लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बनाएंगे एक टैंजेंट, और उस टैंजेंट को ऊपर जाके वाई एक्सिस पे A को कनेक्ट करेंगे, नीचे जाके B एक्सिस को, B पॉइंट को X एक्सिस पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यही बोला गया है इसमें। When the demand curve is नॉन लीनियर, मतलब लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, स्कूल में अगर पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर पढ़ा होगा साइंस में, तो कॉन्वेक्स मतलब क्या, ऐसा शेप, सी दिस टाइप ऑफ शेप कॉन्वेक्स। तो अगर वो कॉन्वेक्स है तो टू मेजर प्राइस डेंसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ा हमें, टचिंग द गिवन पॉइंट। ठीक है, वही जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द टैंजेंट बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, सेम टू सेम फॉर्मूला है, L/U, लोअर सेगमेंट, पहला न्यूमरेटर में लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव द गिवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आया तो यूनिटरी इलास्टिक है, मोर देन 1 है तो रिलेटिवली इलास्टिक है, लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है, हाँ गाइस, तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। 3A भी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी डाल दूंगा, और 3B भी डाल दूंगा। चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, 12 मार्क्स का चैप्टर है, 12 से लेकर 15 मार्क्स अप्रोक्स जाता है। सो डोंट नेग्लिजेट दिस चैप्टर, गिव योर बेस्ट, योर एग्जाम्स आर नियर बाय, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक। Yes, keep shining. Bye bye.